Two very interesting speeches. हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत. Two very interesting speeches. One by Mr. Gala from the TDP and one from the BJP. I heard Mr. Gala's speech very carefully. I listened to everything you said. And in your speech, I sensed a certain anxiety. I sensed a deep feeling of pain. And I want to tell you from here that you are the victim of a 21st century political weapon. Very fantastic political weapon. And I want to tell you that you are not alone. There are many victims like you in this country. The political weapon is called the Jumla strike. And the symptoms are the following. First, there is a great sense of excitement, happiness. There's a great sense of happiness, excitement. Then there is a feeling of shock. And after that, there are 8-hour-long speeches. Now, who else are victims of the Jumla strike? The Kisans of the country. Speaker ma'am, the Kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals, and the women of the country. आपने बोला कि प्रधानमंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए, और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है. ₹15 लाख हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में. जुमला नंबर 1, जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में. जुमला स्ट्राइक नंबर 2, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार पे चलते हैं. 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी. आप कौन सी दुनिया में हैं? प्लीज आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं. मेरे पास मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले. आप मत डिस्टर्ब करो उनको. बैठो. 2016 करके 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला. ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं. हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था, और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा. और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है. दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो. यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की. और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं. कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो. रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ। 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। ये है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज प्लीज, नहीं, आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो, ये मगर वहां नहीं रुके। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री जी की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेसेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया। और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है, और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं। मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। कहा था प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं।
मैं चौकीदारी करूंगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 50 किसी का भी नाम नहीं निकाल दिया, बोल दिया। नो नेम अध्यक्ष महोदय, क्या प्रॉब्लम है लोगों को? नो नेम नो नेम जब बोल दिया। जय शाह नाम नहीं जाएगा। आप बैठे। अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम दिया। राकेश सिंह ने हमारा नाम दिया। अध्यक्ष महोदय, राकेश सिंह ने इंदिरा जी का नाम दिया, राजीव जी का नाम दिया। नहीं जाएगा रिकॉर्ड में। जब प्रधानमंत्री के मित्र के पुत्र, जब प्रधानमंत्री के मित्र का पुत्र नहीं जाएगा। Nothing. 16,000 बार अपनी आमदनी को बढ़ाता है 3 महीने में, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। Yes. राफेल हवाई जहाज, हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। और सीधा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। असत्य बोला है। जब ये निर्णय लिया गया, Yes, 1 minute. What is it? No, madam. He is misleading the House. एक मिनट, आप बैठिए ना। मीटिंग 1 मिनट। मालूम है मुझे,
वो सदन में उपस्थित हैं, उनका नाम लिया गया शायद डिफेंस But मिनिस्टर। madam, he's not yielding. Madam, he's not yielding. I will allow you also after it. I know. During their time, ma'am. That agreement was during their time. The secrecy is because of their He is time. not yielding. Following something which they have agreed, ma'am. आप बैठिए ना। Madam, he's not yielding. I know that. इसके बाद मौका दे देंगे। आफ्टर मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। अभी वो यील्ड नहीं कर रहे हैं। In the house, okay. Yes. उनके बाद रिप्लाई का मौका आपको देंगे उतने में। The defense minister has clearly spoken an untruth. The fact of the matter एक बात is है, that राहुल the जी- French president personally has told me एक मिनट। that there is no बार deal. बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसमें, इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल मौका दूंगी, क्योंकि शी इज देयर इन हाउस। ऐसा नहीं, डिफेंस मिनिस्टर स्पोक अनट्रूथ, ये बात कही ना आपने अभी। एक मिनट, ठीक है ना, तो आपको दे दूंगी। यस, The fact of the matter is वॉट एवर इट इज। that I met the gentleman in Delhi. You can Please. check the records. आप बोलिए। Don't respond. Don't respond. Don't respond. And the gentleman clearly said that there is no secret pact Okay. between the Indian government and the French government. यस, So the defense minister has clearly spoken an untruth. Untruth I want नहीं, to अभी आप understand. ये अनट्रूथ शब्द अभी नहीं जाएगा, बिकॉज आई शी विल क्लियर द पोजीशन। That is parliamentary. Madam, untruth is parliamentary. Untruth is parliamentary. Now, now Carry on. everybody understands. हो गया, मैंने बोला ना। यस, Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract, and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The contract was taken away from HAL. Madam, he cannot make unsubstantiated. Basis. He cannot, madam, according to rules. एक एक शब्द को नहीं, मैं देख रही हूँ। And the gentleman, the gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this house, whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling, but there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. That is the fact. Now, let me move on. Let me go down the list. The idea of demonetization was to damage and reduce
1 minute. What point of order you have? पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। ये कोई कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए, आप जितना भी चलाएं, आप जितना भी चलाएं, वो क्षण देश ने देख लिया है। देश को समझ आ गई है बात, चौकीदार नहीं है, भागीदार है। अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। उसके बाद उसी समय चाइना के 1000 सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे। उसके बाद चाइना का राष्ट्रपति वापस गया। चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को डोकलाम में डालता है। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई। ठहरिए, हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए। ये भी मानते हैं। मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वुहान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। बिना एजेंडा, ये बिना एजेंडा नहीं था, ये चाइना का एजेंडा था। और चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए, वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। किसान कहता है प्रधानमंत्री जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ आपने उनका किया। हाथ जोड़ के आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा। क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। किसान का बेटा स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है। पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे नीचे गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं। प्लीज बैठिए तो सही।
प्रधानमंत्री को अपना वोट दिया था। देखिए अब बेटी है, प्लीज प्लीज एवरीबॉडी, डरो मत, अब कोई नहीं बोले। सच्चाई से डरो मत। तो स्पीकर मैडम, किसानों की बात हो रही थी। किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। माफ किया ही ये नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए? एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। तो ये भी एक नया जुमला। अब चलते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। शेम। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा। प्लीज डोंट से हम सबके लिए। सवाल सबके लिए। यस, बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। बैठ जाए मैडम बैठा दीजिए। प्लीज। पहली बार मैंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है। ये हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। सॉरी मैडम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मैडम? जहां भी देखो, मैडम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैडम इतने परेशान है मैडम, इतने परेशान। महिलाओं पे अत्याचार पूरे देश में, ये बार-बार दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मेरा सवाल है। अपने भाषण में वो उसका जवाब दे। मंत्री जाके हार डालते हैं, उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हार डालते हैं। इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता। देखिए ना, दोनों तरफ से चल रहे हैं। आप भी चुप रहे हैं।
बार बार उठते हैं। बैठो। तो हिंदुस्तान में प्लीज प्लीज कोई किसी का मैडम नाम ही नहीं लिया मैडम, नाम ही नहीं लिया मैडम, प्लीज मैडम नाम ही नहीं लिया मैडम। प्लीज बैठिए। चलिए बताइए। तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अच्छा मैडम इतने चिढ़ क्यों रहे हैं? अनुराग जी प्लीज बैठिए। बैठिए खड़े आप बैठिए प्लीज। यस बैठिए। मोहम्मद सलीम आपको क्या हो गया? तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। अब आप मैंने काफी लंबा भाषण किया है, खत्म करो। प्लीज क्या कर रहे हो? जी बोलिए, आप तो बोलिए। तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं, और हम इस बात को नहीं सहेंगे। विदुड़ी जी क्या हो रहा है? विदुड़ी जी बैठिए। यस मगर यस the Prime Minister, now this is an important part of my speech, so if you would let me say it. It's interesting, you like it, you'll enjoy this one. The Prime Minister and Mr. Amit Shah are two very different type of politicians. The Prime Minister and the President of the BJP are very different type of politicians. They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP, what is it? is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here, the Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear.
And this fear generates anger. And it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ये सच्चाई है. अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले. आपके मेंबर्स, इन्होंने नहीं, आपने, क्योंकि ये आवाज आपके अंदर भी है. ये आवाज सिर्फ इधर नहीं है, ये आवाज आपके अंदर है, बीजेपी में है. ये अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी. आपने देखा, मुस्कुराया? नहीं. तो ये जो फीलिंग है पूरे देश में है और हमारा काम इस फीलिंग को जोड़ने का है. और मैं आपको यहां बता देता हूं, पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं. अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है. मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं. आरएसएस वगैरह नाम नहीं लेने की जरूरत है. इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया. हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए. ये आपने, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है. और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया. इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. ये हमारे देश का इतिहास है. यस प्लीज. ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है. मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है. इस बात को आप कभी मत भूलिए. और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा. एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा. धन्यवाद. नमस्कार. यस निर्मला जी.